नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर विक्रम सिंह एक बार फिर फेसबुक लाइव में आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और एक ताज़ा खबर के साथ हम आपसे जुड़े हुए हैं। और वो एक खबर ये है कि प्रधानमंत्री ने अभी USISPF, एक बार मैं फिर दोहराना चाहता हूं, USISPF US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम को संबोधित किया। और ये पूरा संबोधन उन्होंने पूरा डिजिटलाइज तरीके से किया है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, यहीं से उन्होंने संबोधित किया। और इस संबोधन में आज बहुत महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री ने की और भारत के आर्थिक ढांचे पर जिस तरह से सवालात खड़े किए जा रहे हैं, इस फोरम के माध्यम से, संबोधन के माध्यम से प्रधानमंत्री ने उन सारे मुद्दों का जिक्र किया जो भारत की संभावनाओं को दर्शाते हैं और एक ग्लोबल मार्केटिंग और ट्रेड हब के रूप में भारत को किस तरह से डेवलप करना है। प्रधानमंत्री ने उसका पूरा खाका खींचा और लोगों को बताया। मैं ये बात और आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री के पहले आज इस फोरम को संबोधित किया CDS बिपिन रावत ने। और बिपिन रावत ने जो बातें कही हैं वो बहुत गौर करने वाली बात है। और इसके पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री के संबोधन के जो मुख्य बिंदु हैं उस पर चर्चा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बात इस समय चीन की चली है। चीन से हमारी दोस्ती है, हमारा एक व्यापारिक रिश्ता है। ये एक इतिहास सा विषय लग रहा है, जबकि ये सच था कि अप्रैल के पहले चीन हमारा एक स्ट्रैटेजिक और बिजनेस पार्टनर हुआ करता था। आज स्थिति उलट है। आज जो कुछ भी किया जा रहा है और जो कुछ भी आगे की कार्रवाई के बारे में सोचा जा रहा है देश के स्तर पर, उसमें चीन जो है वो एक दुश्मन की भूमिका में ही हमारे सामने खड़ा होता है और उसकी ही व्यापारिक और आर्थिक और साथ साथ सैन्य चुनौतियां हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा करती हुई संकेत कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ग्लोबल सप्लाई चेन सिर्फ लागत पर आधारित नहीं होनी चाहिए बल्कि भरोसे पर आधारित होनी चाहिए। एक बार फिर मैं इस वाक्य को दोहराता हूं जिसको कुछ ही देर पहले संबोधित किया है प्रधानमंत्री ने। उस संबोधन की लाइन है, ग्लोबल सप्लाई चेन सिर्फ लागत पर आधारित नहीं होनी चाहिए बल्कि भरोसे पर आधारित होनी चाहिए। इस सप्लाई चेन का एक पुरोधा चीन हुआ करता रहा है और चीन जिस तरह से एक खराब प्रोडक्ट जो है वो दूसरे देशों में डंप करता रहा है, प्रधानमंत्री ने आज खुले तौर पर और US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम को संबोधित करते हुए कहा उस अमेरिका के सामने जो बिजनेस टाइकून है, और बताया प्रधानमंत्री ने कि किस तरह से भारत के प्रोडक्ट्स पर एक भरोसा है और अगर उस भरोसे को जीतना है, कायम करना है, दोस्ती के रूप में आगे बढ़ाना है तो निवेश को आगे बढ़ाना होगा और साथ ही साथ बिजनेस को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि भारत एक ग्लोबल हब के रूप में अपने आप को डेवलप कर रहा है। क्योंकि 130 करोड़ लोगों की जो चाहत है वो आत्मनिर्भर भारत बनाने की है। तो एक तरह से इंटरनेशनल स्तर पर प्रधानमंत्री ने घोषित कर दिया कि भारत अब आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है, जो नारा है, उसको साकार करके रहेगा। और उसमें लोकल और ग्लोबल, एक बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही, लोकल और ग्लोबल का समन्वय और सामंजस्य किया जाएगा। एक बड़ी बात है कि हम अपने यहाँ के प्रोडक्शन को, अपने यहाँ की सोच को, अपने यहाँ की थ्योरी को, अर्थात भारत की सोच और उसकी थ्योरी को, भारत के प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल स्तर पर एक बहुत करीने से हम पेश करेंगे ताकि उसकी एक साख बन सके। और भारत आज भी जो कुछ भी प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में भेजता है उसकी साख इस कदर है कि भारत अपने आप को स्थापित कर सकता है पूरी दुनिया में। इस मामले में कम से कम जिस भी स्तर पर भारत है उसकी साख है। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री ने एक और बड़ा हमला इनडायरेक्ट तौर पर चीन के ऊपर किया, और वो ये है कि जिस तरह से अनाप शनाप, खराब और सस्ते के नाम पर चीन पूरी दुनिया में अपने सामान का, अपने प्रोडक्ट्स का डंपिंग ग्राउंड बनाया, उससे दुनिया को सचेत हो जाने की ज़रूरत है। क्योंकि भरोसा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और इंटरनेशनल मार्केट में हर एक मुद्दे के साथ साथ जिस भी स्तर पर भारत डिमांड और सप्लाई की पूर्ति करता है
वहाँ पर उसका भरोसा कायम है। तो प्रधानमंत्री के संबोधन की ये कुछ खास बातें, और इन बातों पर कल हम फिर चर्चा करेंगे। लेकिन आज चूंकि प्रधानमंत्री ने अभी कुछ ही देर पहले संबोधित किया, इस संबोधन के मुख्य बातों को आपको बताना था, इसलिए हमने इसकी चर्चा की। लेकिन हम आज आपसे जब फेसबुक लाइव में जुड़े हैं तो एक ऐसे मुद्दे की चर्चा करना चाहते हैं जिस पर हम लगातार पिछले कई महीनों से बोलते आ रहे हैं, खासकर तब जब गलवान में जो कुछ भी चीन ने कारस्तानी की थी, तब हमने कहा था कि पाकिस्तान एक ऐसी कड़ी के रूप में है जो समय आने पर चीन के साथ आक्रामक कार्रवाई करने की सोचेगा और भारत को एक साथ दो दुश्मनों से लोहा लेना पड़ेगा। हालांकि भारत इसके साथ पूरी तरह से तैयार है। और कल भी जब मैं फेसबुक लाइव इसी समय हुआ था तब इसकी चर्चा की थी, मैंने परसों भी इसकी चर्चा की थी, और आज उस बात की तस्दीक हो जाती जब जनरल बिपिन रावत, हमारे सीडीएस, तीनों सेनाओं के जो समन्वयक हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें चीन और पाकिस्तान से एक साथ लड़ाई लड़नी पड़ सकती है और इसलिए हमारे सामने चुनौती ज्यादा है। मित्रों, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है और उसके अहंकार की पूर्ति ही इसी बात पे होती है, वो किसी तरह से भारत तबाही की उस स्थिति में पहुंचे, क्योंकि एक उसकी जिद है और इस जिद को पूरा करने के लिए वो धर्म का सहारा लेता है। तो भारत के धार्मिक ताने बाने को वो ध्वस्त करने की कोशिश करता है। सीए के नाम पर जो कुछ भी हुआ वो बहुत कुछ पाक प्रायोजित था, आज चाहे जितना लोग करें। और अभी भी जो लोग इस तरह की भाषा बोल रहे हैं कि देश आर्थिक स्थिति गर्त में चली गई, कुछ तो अभी डॉक्टर कफील खान के नाम पर राग अलाप रहे हैं, बीबीसी भी उनका इंटरव्यू कर रहा है। और कफील खान ने कल जो नाटक किया है रिहाई के बाद, और उन्होंने अपना मास्क उतारते हुए उफ कह के जिस तरह से उन्होंने अपने को प्रेजेंट किया है, ये देश में नाटक बहुत दिनों से चल रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये दूसरी बार ये कह रहा हूँ ये बात को, कि इस देश को दहलाने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है। पता नहीं कब वो बम फूटे जिसमें बहुत लोग शामिल हैं और उसमें कई लोगों का चेहरा जो है वो बेनकाब होगा। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज सीडीएस बिपिन रावत ने जो बात कही, यही हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। देश की प्रभुसत्ता पर कोई भी आंच आए तो एक भारतीय होने के नाते हमें उसका दर्द होना चाहिए, उसका एहसास होना चाहिए, और इसीलिए उसको संदर्भ में रख करके हमें सचेत भी होना चाहिए। इस समय एक भारत की और एक सोच की और एक ही बात निकलनी चाहिए, वो है कि दुश्मन को करारा जवाब मिलेगा। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि हमें अपने सेना पर गर्व है, और दूसरी तरफ हम एक ऐसे मुद्दे पर जब डिबेट करते हैं, पार्टियों के नेताओं के या प्रवक्ताओं के बारे में बात कर रहे हैं, और उन लोगों के बारे में जो इस समय रोजगार और देश की आर्थिक स्थिति को लेकर के बहुत राग अलाप रहे हैं, उनकी सोच सहज समझी जा सकती है, लेकिन खैर ये वक्त नहीं है। उनका भी जो चेहरा है वो बेनकाब होगा बहुत जल्दी, क्योंकि इस देश की इकोनॉमी निश्चित रूप से सुधरेगी जिस देश में 4 महीने से सारी गतिविधि, सामाजिक आर्थिक गतिविधि बंद थी। उस देश के आर्थिक व्यवस्था के बारे में जिस तरह से सोशल मीडिया और टीवी डिबेट्स में वो लोग भाग लेकर के ऐसी बातें कर रहे हैं, उससे निश्चित रूप से कम चीन और पाकिस्तान के हौसले तो बुलंद होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो देश विरोधी हैं, लेकिन सिर्फ मोदी हटाओ नारे के लिए ये जो कुछ भी किया जा रहा है, ये देश के साथ अच्छा नहीं किया जा रहा है। लोकतंत्र की सीमाओं को लांघ आना ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है, जो आने वाले समय में इसका एहसास लोगों को होगा। रही बात की चीन के संदर्भ में आज इसलिए मैं ये इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने अभी जिस फोरम को संबोधित किया, मैंने उसको सुना, और सुनने के तुरंत बाद मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आपको ये सारी बातें बता रहा हूं। प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से एहसास दिलाया कि भारत में निवेश की कोई कमी नहीं होगी, और भारत में जिस तरह से कोरोना के बाद जो मुक्त की स्थिति होगी, उसमें सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने वाला भारत होगा, क्योंकि 130 करोड़ भारतीयों की एक चाहत है। लेकिन 130 करोड़ भारतीयों के इस चाहत में जिस तरह से आर्थिक व्यवस्था के डामाडोल होने और युवकों के बेरोजगारी का मुद्दा जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य तरीकों के माध्यम से एक गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, लोकतंत्र की सीमाओं को जिस तरह से लांघा जा रहा है, ये भी भारत के देश की वो जनता देख रही है जो नहीं चाहती कि इस समय चीन और पाकिस्तान जो कुछ कर रहे हैं
वो क्या कर रहे हैं, वो भारत के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। और आज मैं ये बात 5वीं बार दोहरा रहा हूँ कि आने वाला दिसंबर महीना अब से लेकर के ये बहुत ही खतरनाक है। और आज जनरल विपिन रावत जो हमारे सीडीएस हैं, तीनों सेनाओं के समन्वयक हैं, उनसे भी ज़्यादा वो महत्वपूर्ण स्थिति में इस समय सरकार और सेना के बीच समन्वय की भूमिका अदा करते हैं। इसी फोरम की USISPF की इसी फोरम को संबोधित करते हुए जनरल बिपिन रावत ने एक बड़ी बात कही है, और जिस बात को मैं पिछले महीनों से कह रहा हूं और पिछले 3-4 दिनों से जब भी मैं फेसबुक लाइव पर आता हूं तो जब चीन की चर्चा होती तो मैं कहता हूं चीन तो अभी एक सिर्फ झांकी प्रस्तुत कर रहा है और पाकिस्तान अभी बस चुप है। जब चीन के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की गई 31 अगस्त को, दूसरे दिन जिस तरह से LOC को गरमाने की कोशिश पाकिस्तान ने की है, ये दोनों देश सिर्फ भारत की इच्छा शक्ति, मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं जो कल बात दोहराया था, भारत की इच्छा शक्ति को देख रहे हैं, भारत की ताकत का एहसास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से देश के अंदर जो हमारा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ताने बाने में जो शांति की स्थिति है, जो एकता की स्थिति है, इसको भी बड़े करीने से वो देख रहे हैं, क्योंकि दुश्मन आकलन इन सब का करेगा। और जिस तरीके से हम निजी स्वार्थों के लिए, निजी राजनीतिक स्वार्थों के लिए राजनीतिक पार्टियों की तरफ से या कुछ संगठन की तरफ से या कुछ हम पत्रकार बंधु भी जो ये नाटक और खेल कर रहे हैं, इसका एक बुरा असर पड़ेगा। लेकिन हमें भरोसा है 130 करोड़ भारतीयों पर, अपने नेतृत्व पर, और सबसे बड़ी बात अपनी आर्मी पर। बहरहाल गलवान और पैंगोक्से को लेकर के जो भी सोच चीन ने बना रखी थी, उस सोच से अब उसको पीछे हटना ही पड़ रहा है, और वो पीछे हटेगा क्योंकि उसकी आर्मी उस हिसाब से तैयारी नहीं कर पाई है, और न वो उतनी लड़ने में पारंगत है। जहां वो मोर्चा खोले हुए है वहां भारतीय सैनिक 20 पड़ेंगे, स्ट्रैटेजिक रूप से वो ऊंचे बैठे हुए हैं। और मैं कल इस बात का जिक्र किया था और आज भी ये कह रहा हूं कि जो स्पेशल फोर्स उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, वो तिब्बती मूल के लोग हैं जो इस तरह की लड़ाई में महारत हासिल रखते हैं, और फ्रंट एग्रेशन में वो चीन पर 20 पड़ेंगे। ये आने वाला समय भी बताएगा, और आज भी ये सच मानिए। बहरहाल फ्रंट पर हमारी सेना मुस्तैदी से लड़ रही है। राजनीतिक इच्छा शक्ति, बेसिकली नेतृत्व की जहां तक बात है, पूरी तरह से आर्मी को छूट दी हुई है। और उधर रूस गए रक्षा मंत्री की जिस तरह से रूस के नेताओं से बात हुई है, और AK-47 ये भी मैं आपको ताज़ा खबर दे रहा हूं, इसलिए मैं आजकल 10 बजे के करीब आपसे फेसबुक लाइव से जुड़ता हूं कि पूरे दिन भर की खबरों का एक निचोड़ आपको प्रस्तुत करूं। तो AK-47 का जो एकदम नया वर्जन है, जो पहाड़ी एरिया में बहुत ज़्यादा सफल होगा, उसके लिए बाकायदा हमारी डील हो चुकी है रसिया से, और वो भी हमारे सेनाओं को मिलेंगे। तो हमारी इन्फेंट्री और पैदल सेना की ताकत चीन के PLA से किसी भी मामले में कम नहीं है, क्योंकि जनरल बिपिन रावत जो हमारे CDS हैं, उन्होंने जो बात कही है उसके मायने समझिए। अरुणाचल टू सिंध बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर तक भी मोर्चा खुल सकता है, और खोलने वाला कोई और चीन अकेला नहीं होगा। चीन और पाकिस्तान से ये भारत एक साथ फिलहाल एक सीमित लड़ाई लड़ रहा है, एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़ रहा है, और इस लड़ाई का एक्सटेंशन बहुत ही खतरनाक हो सकता है। बस एक चिंगारी भर भड़कने की देरी है। तो इन परिस्थितियों में हमारी जो तैयारी होनी चाहिए, एक नागरिक के तौर पर, एक पत्रकार होने के नाते, एक राजनीतिक पार्टी के नेता होने के नाते, कम से कम हम विरोध करें, लेकिन मोदी का विरोध करते करते देश के खिलाफ कुछ ऐसा न कर दें जो हमारी कमजोरी पता चले। 1000 मोदी आएंगे, 1000 राहुल आएंगे, लेकिन ये देश मजबूत रहना चाहिए। और इसके लिए जिस तरह से कुछ खेल हो रहा है, उस खेल के भी मायने समझिए। और एक बार मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि इसी ठंडक में जब बॉर्डर पर कुछ गर्मी पैदा करने की कोशिश चीन और पाकिस्तान करेंगे, तो हमारे देश के वो राजनीतिक शक्तियां जो बिल्कुल हाशिए पर गई हुई हैं, वो एक बार फिर CAA जैसे एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन को आगे बढ़ा सकती हैं। और इस बार मुद्दा होगा देश में बेरोजगारी, छात्र, नौजवान, मजदूर
और उनकी समस्याओं को लेकर के, और इसको भड़काने वाला कोई और नहीं होगा। सीए को भड़काने वाला दिल्ली के रामलीला ग्राउंड से जो शुरुआत हुई थी, याद कर लिए। हम अभी उस बात को दोहराना नहीं चाहते, लेकिन स्थितियां वही बनाई जा रही हैं। तो आने वाला समय, ये दिसंबर, मैं फिर दोहराता हूं, ये दिसंबर तक का समय बहुत ही खतरनाक है। और इस खतरनाक स्थिति में कम से कम एक बार फिर भक्ति सिर्फ देश के लिए, न नरेंद्र मोदी, न राहुल गांधी और न ही कोई, इनकी आड़ में जो खेल हो रहा है, अगर मोदी देश के लिए जी रहे हैं, देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं, तो इस देश के लिए उनका साथ देने की जरूरत है। एक नागरिक होने के नाते यही कर्तव्य है। बाकी जितने लोग सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर आकर के आर्थिक और राजनीतिक मामलों पर व्याख्यान देते हैं, उन सब के बारे में सब कुछ पता है, बड़े नजदीक से जानता हूं। इसलिए सच को बोल देना चाहिए। क्या पता इस छोटी सी आवाज में, थोड़े से आवाज में अगर आप तक बात पहुंचे तो आप अपने मनस को समझा पाएं। वैसे सोशल मीडिया पर एक पैरेलल गेम डिफेम करने की, गवर्नमेंट को इस देश के सामाजिक ताने बाने में एक उबाल लाने की बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। और ऐसे में वो साधने वाले जो बहुत सीमित दायरे के लोग हैं, जो एक संप्रदाय तक सोच सकते हैं, जो एक अपने संप्रदाय के लोगों के बारे में ही सोच सकते हैं, वो आनंद और उत्सव मना रहे हैं। और उनकी कोशिश सिर्फ और सिर्फ यही है कि किसी भी कीमत पर मोदी को झुकाया जाए। और मोदी को झुकाने के पीछे की उनकी मंशा मैं बार बार नहीं कहना चाहता, क्योंकि उसके कहने पर थोड़ी तकलीफ उन लोगों को ज़्यादा होती है। तर्क उनके पास कोई नहीं है, लेकिन वो सहारा लेना चाहते हैं उन लोगों का जो अभी तक देश में, नहीं कहना चाहिए मुझे, बहुसंख्यक हैं, लेकिन उसी वर्ग में उनको उबाल लाने की कोशिश वामपंथी शक्तियां और वो सांप्रदायिक शक्तियां जो वास्तव में अपने ही संप्रदाय के बारे में सोचती हैं, देश के बारे में उनको सोचने की, वो दिखाते हैं कि उनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, लेकिन वो एक नाटक है। और इस नाटक के पीछे का खेल, ये दिसंबर तक का समय बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो कुछ भी हो रहा है, अगर थोड़ी भी समझ किसी को अंतर्राष्ट्रीय मामलों की हो, तो चाइना की बौखलाहट से सहज अनुमान लगा सकता है कि सीपैक को सफल बनाने के लिए और अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए, और साउथ चाइना सी में हो रहे, अपने खिलाफ हो रहे जुटबंदी को, कई देश उसके खिलाफ हो रहे हैं, इसके लिए वो कोई भी मोर्चा भारत के खिलाफ खोल सकता है। क्योंकि भारत एशिया की एक बड़ी ताकत है, और संयोग कहिए या दुर्योग, वो चीन का पड़ोसी है। और ऐसे सशक्त पड़ोसी को किसी भी कीमत पर कमजोर करने की उसकी पूरी कवायद है। क्योंकि ये जानता है चीन कि अमेरिका और भारत एक साथ अगर मिले हैं तो ऑस्ट्रेलिया का भी समर्थन है, यूरोप के देशों का समर्थन है, और गल्फ के बड़े देशों का, वो देश जो इस्लामिक राष्ट्र हैं लेकिन समझदार हैं, जानते हैं, और सीधे सीधे कहा जाए तो उनके पास अपना बूता है, अपनी ताकत है। वो धर्म के नाम पर अनर्गल प्रलाप नहीं करते, वो पाकिस्तानियों की सोच वाले लोग नहीं हैं, इसलिए वो भी भारत के साथ हैं। और उनके साथ रहने से किसी भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में चाइना पूरी तरह से अलग थलग पड़ेगा। और हम भी आपसे यही बात कहते हैं, और इसी बात का डिस्कशन होगा। आने वाले समय में चीन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, और चीन की मुश्किलें बढ़ेंगी तो एक फेल्ड राष्ट्र के साथ भारत के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करने और भारत को परेशान करने के लिए चीन कुछ भी कर सकता है। निश्चित रूप से युद्ध अंतिम सॉल्यूशन नहीं होता। युद्ध का आह्वान करना या युद्ध के उन्माद में जाना एक बहुत बड़ी भूल होती है, क्योंकि युद्ध आफ्टर ऑल डिस्ट्रक्शन पैदा करता है। लेकिन क्या करें, ये मजबूरी है कि चीन और पाकिस्तान की जो जुगलबंदी है वो बहुत ही खतरनाक एक ऐसे दुर्योग की ओर संकेत कर रही है जो भारत के लिए सुखद नहीं है। और ऐसे में हमारे देश में इस ग्लोबल रिसेशन में, इस ग्लोबल महामारी के दौर में जो राजनीति हो रही है, उस राजनीति का भी अंजाम बुरा होने वाला है। और उसके प्रति अगर हम सचेत होकर के सिर्फ मेहनत करें अपने लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, यही सबसे बड़ा योगदान है अपने देश के लिए और देश सेवा के संदर्भ में और देशभक्ति को प्रूव करने के लिए। इसके अतिरिक्त जो भी हम कुछ कर रहे हैं
उसमें देश का नुकसान होने वाला है, क्योंकि प्रोपेगेंडा के खेल में चीन माहिर है और चीन के साथ फेल्ड स्टेट पाकिस्तान माहिर है, और ये तीनों देश परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। किसी भी आपात स्थिति में कोई भी देश बड़ा कदम उठाने से नहीं चूकेगा, और उसमें सिर्फ मानवता और मानवता और मानवता वही परास्त होगी, और लोग न जीतेंगे न हारेंगे। इन तमाम परिस्थितियों के मद्देनज़र हमें अभी से सावधान होना होगा, सतर्क रहना होगा, और एक सीमित ही सही लेकिन इन कार्रवाइयों के जरिए इन दोनों देशों को बता देना होगा कि इन दोनों के साथ भारत एक साथ लड़ाई कर सकता है, और न सिर्फ उन्हें पीछे ढकेल सकता है बल्कि परास्त कर सकता है। इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले जो संबोधन किया और भारत के आर्थिक और सामाजिक ताने बाने पर और इसके प्रगति पर जो कुछ भी प्रकाश डाला, इस संदर्भ को और इस प्रसंग को समझिए, और चीन को भी इनडायरेक्ट तरीके से उन्होंने कैसे लपेटने की कोशिश की है, हमें इसे भी समझना होगा, और साथ ही साथ हमें सावधान रहना होगा उन खेलों से जो लोग पर्दे के पीछे बैठ करके देश की एक ऐसी तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें अनरेस्ट की स्थिति जरूर उत्पन्न होगी। फिलहाल फेसबुक लाइव में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, कल एक बड़े मुद्दे और किसी एक विषय पर आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।